हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 2067। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और पेड़ पौधे नष्ट होने के कारण इंसान सफर करता है और कैसे एक लड़का इंसानों को बचाने के लिए 400 साल आगे फ्यूचर में जाता है। इस मूवी में बड़े सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स और प्लॉट्स हैं, तो इन्हें जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। जब ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी देश नष्ट हो चुके थे और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के कारण हर तरफ जानलेवा बीमारी फैल गई थी, पर इसके बीच ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में क्रोनिकॉर्प नामक एक कंपनी अभी भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना रही थी, पर इस ऑक्सीजन की वजह से सिकनेस नामक बीमारी इंसानों को हो रही थी, जिसके कारण काफी इंसान मर रहे थे। ईथन वाइट्स और जूड माथर्स ये दोनों दोस्त होते हैं और इसी ऑक्सीजन कंपनी के माइन वर्कर्स थे। इस कंपनी का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोर सिस्टम था और उसी पर ये दोनों काम करते थे। ईथन की पत्नी जेंथी को भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से सिकनेस बीमारी हो गई थी। एक दिन ईथन और जूड अपना काम कर रहे होते और कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि कंपनी के सीईओ रेजिना जैक्सन ने ईथन को बुलाया है और वो उनसे मिलने ऑफिस चला जाता है और वहाँ जैक्सन उसे बताती है कि ये बीमारी धरती पर मानवता को मिटा देगी और इससे बचने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर ईथन चौंक जाता है। इसके बाद जैक्सन उसे एक लैब में लेकर जाती है और उसे क्रॉनिकल प्रोटोटाइप टाइम मशीन के बारे में बताती है, जो कि ईथन के पिता क्वांटम फिजिसिस्ट रिचर्ड वाइट ने डेवलप की थी। वो बताती है कि क्रॉनिकल के पहले टेस्ट के समय रिचर्ड ने कुछ रेडियो सिग्नल सेंड किए थे, ये जानने के लिए कि फ्यूचर के दूसरी साइड में क्या है, पर ये सिग्नल 400 साल आगे फ्यूचर में बाउंस होकर उनको वापस रिसीव हुए हैं। पर रेडियो के ये सिग्नल अब बदले हुए थे। फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और किसी ने इन सिग्नल्स को फ्यूचर से सेंड किया था। ये सुनकर ईथन हैरान हो गया कि 400 साल बाद भी इंसान कैसे जिंदा थे। तभी जैक्सन कहती है कि फ्यूचर के इंसानों के पास इस पैंडेमिक का इलाज होगा और वही हमारी मदद कर सकते हैं। इसके आगे वो उसको फ्यूचर का मैसेज एक स्क्रीन पर दिखाती है, जिसमें लिखा होता है सेंड ईथन वाइट। इसका मतलब ये था कि ईथन को टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर के उस पार जाना था और उन लोगों से इस पैंडेमिक का क्योर लेकर वापस आना था। पर जैक्सन और उसकी टीम के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था कि ईथन को कहां और कैसे ये क्योर मिलेगा और वो वापस कैसे आएगा। ये सब सुनकर ईथन उनको मना करके वहाँ से गुस्से से चला जाता है। उसके बाद उसका दोस्त जूड उसे समझाता है कि ये समय इमोशनल होने का नहीं है, तुम्हें दुनिया को बचाना चाहिए। पर ईथन मना कर देता है कि उसके पिता भी एक ऐसे ही मिशन पर चले गए थे, मुझे और मेरी माँ को छोड़कर। और ईथन कहता है कि उसकी पत्नी भी बीमार है और वो उसे बहुत प्यार करता है और वो अपने पिता जैसे अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता। फिर मूवी का सीन ईथन के चाइल्डहुड में दिखाया जाता है, जिसमें ईथन का बर्थडे होता है और वो अपने पिता के आने का इंतजार सुबह से कर रहा होता है। तभी उसके पिता घर आते हैं और कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े साइंस मैन कहलाओगे और उसको एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि इस बॉक्स को खोलकर इसमें हाथ डालो। जैसे ही ईथन उसके अंदर हाथ डालता है, एक रिस्ट डिवाइस उसके हाथ पर चिपक जाता है और उसमें एक रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे ईथन को बहुत दर्द होता है और उसके हाथ से खून भी निकल जाता है। तभी उसकी माँ उसको संभालती है और उसके पिता वहाँ से उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर मूवी का सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ ईथन घर आकर सारी बात अपनी वाइफ जेंथी को बताता है और वो भी उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। ईथन इस बात को नहीं मानता, पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि शायद इस क्योर से उसकी वाइफ भी ठीक हो जाए और अगले दिन सुबह वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और वो वहाँ से चला जाता है। ईथन लैब में जाता है और रेजिना जैक्सन से डील करता है कि सबसे पहले इस पैंडेमिक का सोल्यूशन उसकी वाइफ को दिया जाएगा और जैक्सन इस बात के लिए हाँ कर देती है। ईथन को एक जंप सूट दिया जाता है और एक डिवाइस जिसका नाम था आर्ची, जो उसको फ्यूचर में सही डायरेक्शन दिखाने में मदद करेगी। इसके बाद ईथन टाइम मशीन में बैठकर ट्रैवल करके एक हरे भरे जंगल में पहुंच जाता है। हवा में तेजी से मूव करने के कारण ईथन जोर से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसका सूट जल जाता है और वो जल्दी से सूट निकाल देता है। ये जगह पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और आगे कहाँ जाए। तो वो आर्ची से मदद मांगता है और वो एक बंकर जैसी जगह पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है, जिसके सर पर गोलियों के निशान थे और सूट पर ईथन वाइट लिखा हुआ था और हाथ में रिस्ट डिवाइस थी जिसमें ग्रीन लाइट थी। ईथन को लगता है कि ये मैं ही हूँ और मैं यहाँ मर जाऊंगा। तभी उसको कंकाल के पास एक डिवाइस नजर आता है जो सेम आर्ची की तरह था। ईथन उसको ऑन करके उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें वो किसी दूसरे इंसान से लड़ाई कर रहा होता है और वो दूसरा इंसान उसे गोली मार देता है। ईथन अब डर चुका था। वो आर्ची से भी पूछता है कि इंसान मेरे जैसा क्यों है। तब आर्ची कहती है कि ये तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सुनकर ईथन के तो होश ही उड़ जाते और वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो आर्ची की हेल्प लेकर आगे चलता है
और कुछ फ्रूट्स खाता है, पर वो फ्रूट्स जहरीले होते हैं। पर इथेन को ये पता नहीं होता। तभी बारिश शुरू हो जाती है और तेज तूफान आता है। इथेन बेहोश होने लगता है। तभी अचानक कोई उसकी छाती पर वार करता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त जूड बैठा है। जूड को देखकर वो हैरान रह जाता है। जूड बताता है कि तुम्हारी सांसें रुक रही थी और मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं तुम्हें वापस साथ ले जाने के लिए आया हूँ और मैंने ही तुम्हारी छाती पे ये एंटीबॉडीज डाली थी। अगले दिन सुबह इथेन को आर्ची का सिग्नल मिलता है और वो दोनों उस तरफ चल पड़ते। थोड़ी देर में वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जो क्रॉनिकल लैब की तरफ जाता है। उस दरवाजे के ऊपर एक कैमरा होता है जो इथेन की आंखों को स्कैन करता है और अंदर मशीन्स एक्टिवेट हो जाती है और मशीन की स्क्रीन के ऊपर वेलकम इथेन वाइट लिखा हुआ होता है और अचानक उसका रिस्ट डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है और इथेन के हाथ से खून निकलने लगता है और वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है। उसके रिस्ट डिवाइस में भी ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगती है और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वही लैब और टाइम मशीन दिखती है जहाँ से वो दोनों आए थे, पर वो तो 400 साल आगे फ्यूचर में थे। इथेन ये सब देखकर हैरान था। उसे ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा था। तभी मशीन की स्क्रीन पर 4 घंटे का समय आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक रिएक्टिवेशन के लिए होता है। ये सब देखकर जूड खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वापस जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन इथेन सोचता है कि उसे यहाँ पर कोई मिला क्यों नहीं जो उसे पैंडेमिक से बचने का रास्ता बताए। इथेन जूड से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं पहले भी इस सब से गुजर चुका हूँ और वो स्केलेटन भी मेरा ही है, पर जूड इन सब बातों को नहीं मानता और अब इथेन टाइम मशीन को पुराने लॉक्स दिखाने को बोलता है। तभी पहला लॉक चलता है जिसमें उसके पिता रिचर्ड वाइट का स्क्रीन पर एक होलोग्राम चलता है। यहाँ पर इस मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है जिसमें वो बताते हैं कि वो क्रॉनिकल प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट के लीड क्वांटम फिजिसिस्ट हैं और वो उस जगह के बारे में बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो टाइम मशीन बना रहे हैं और वो कोई भी चीज फ्यूचर में भेज सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी अंडरग्राउंड एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है जो फ्यूचर में तब तक ऑपरेट करता है जब तक ऑक्सीजन लेवल का पता न चल जाए। रिचर्ड के पहले एक्सपेरिमेंट में जब उसने रेडियो सिग्नल पैकेज भेजा था तभी उसे एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन की हेल्प से फ्यूचर ऑक्सीजन लेवल का पता चल जाता है। ये सब सुनकर सारी टीम खुश हो जाती है, पर फ्यूचर से किसी ने कोई सिग्नल रेडियो के थ्रू भेजा था। सिस्टम उसे डिकोड करता है। तब रिचर्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसमें लिखा होता है सेंट इथेन वाइट। रिचर्ड कहता है कि मैंने ये नहीं किया, ये कैसे हो गया और फ्यूचर में ऐसा कौन है जो इथेन को जानता है। थोड़े समय बाद पावर प्लांट की एनर्जी चली जाती है और लॉग्स बंद हो जाते हैं। यहाँ के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोर में फेलियर आ गया था। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो इसका टाइम खत्म होने से पहले ही न्यूक्लियर ब्लास्ट होने की वार्निंग दी जाती है। इथेन कहने लगता है कि क्योर कहाँ है। फिर जूड उसे जैसे तैसे समझाता है और वो दोनों न्यूक्लियर कोर ठीक करने चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें शहर का नजारा देखने को मिलता है और बहुत सारे कंकाल, जिससे इथेन समझ जाता है कि इस पैंडेमिक का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। तभी उसे उसकी वाइफ की बहुत सारी चीजें मिलती है और वो अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी मूवी का सीन फिर से इथेन के चाइल्डहुड में दिखाया जाता है जिसमें इथेन की माँ को गोली से मार दिया जाता है और जूड इथेन को उठाकर ले जाता है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। जूड इथेन को जोर जोर से हिलाता है और कहता है कि सांस लो। फिर इथेन आंखें खोलता है और जूड उसे चलने को कहता है। तभी इथेन पुराने आर्ची से लास्ट रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें जूड इथेन को मार देता है। ये सब सुनकर जूड गन निकाल देता है और इथेन गन देखकर डर जाता है और जूड से पूछता है कि ये गन क्या मुझे मारने के लिए है। और तब पीछे से वार्निंग की साउंड आती है कि अब सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। जूड इथेन को लेकर न्यूक्लियर प्लांट एरिया की तरफ बढ़ता है और वो दोनों न्यूक्लियर प्लांट को ठीक करके वापस लैब में आ जाते हैं। इथेन फिर से लॉक्स चेक करने लगता है पर जूड उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी इथेन जूड को एक रूम में बंद कर देता है और अपने पिता का लास्ट रिकॉर्डेड मैसेज देखता है जिसमें मूवी का मेन प्लॉट सामने आता है, जहाँ पर रिचर्ड बताते हैं कि उसने स्क्रीन पर आया हुआ मैसेज पढ़ लिया था, इसलिए उसने रिस्ट डिवाइस इथेन के लिए बनाई थी और इथेन के डीएनए से टाइम मशीन को लॉक कर दिया था। वो कहता है कि जब वो अपनी फैमिली को ऐसे छोड़कर आया था तब उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए उसने अपनी वाइफ को फोन किया और घर छोड़ देने के लिए कहा और उसी जगह पर मिलने बुलाया जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। तभी अचानक रेजिना जैक्सन और जूड रिचर्ड से मिलने लैब में आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जैक्सन को सिर्फ एक टाइम मशीन चाहिए थी जिससे वो अपने कुछ साथियों के साथ फ्यूचर में चली जाए। वो कोई क्योर नहीं ढूंढ रही थी, वो तो सिर्फ देखना चाहती थी कि फ्यूचर के उस पार अर्थ पर ऑक्सीजन है या नहीं, और वो उसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के समय ही पता चल जाता है। वो मानती थी कि इंसान खुद एक बहुत बड़ा वायरस है और धरती को अगर फिर से हील करना है तो इसे खाली करना होगा। नई शुरुआत के लिए इंसानों की कुर्बानी जरूरी है और यही सही फैसला है। रिचर्ड जैक्सन को बताता है कि इथेन के डीएनए से उसने दूसरी तरफ टाइम मशीन को लॉक कर दिया है, यानी बिना उसकी मदद से वो कुछ नहीं कर सकती। तभी जैक्सन गन निकालती है और साथ में खड़े साइंटिस्ट से पूछती है कि क्या तुम ये मशीन चला सकते हो। वो डरते
हुए हाँ कर देता है और जैक्सन रिचर्ड को गोली मार देती है और जूड को ऑर्डर देती है कि वो जाकर इथेन की माँ को मार दे और वो इथेन को अपने साथ रखे और उसका गार्जियन बनकर रहे। इथेन को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। तभी साइंटिस्ट कहता है कि उस पार फ्यूचर में पावर की कमी होगी, इसलिए जैक्सन जूड और इथेन को अपनी कंपनी में न्यूक्लियर प्लांट में काम करवाती है ताकि उस पार जाकर ये दोनों पावर प्लांट को ठीक कर सके। बाद में जूड रूम से किसी तरह बाहर आ जाता है और इथेन से बोलता है कि लैब में एक टाइमर चल रहा है। उतने टाइम बाद जैक्सन अपने साथियों के साथ फ्यूचर के इस साइड आ जाएगी। ये सुनकर इथेन टूट जाता है और क्रॉनिकल को नष्ट करने की सोचता है, पर जूड उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसकी वजह से जूड और इथेन में लड़ाई होती है। ये सब वैसे ही हो रहा था जैसे कि उस मशीन आर्ची ने बताया था। वो दोनों वैसे ही बातें कर रहे थे, पर इथेन उसको कहता है कि मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और तुम ही मुझे मारोगे। जूड गन निकाल लेता है, पर इथेन को मार नहीं पाता क्योंकि वो उसे छोटे भाई की तरह प्यार करता था और शर्मिंदा होकर खुद को ही गोली मार लेता है, जिसकी वजह से इस टाइमलाइन में इथेन नहीं बल्कि जूड मर जाता है। अब सब कुछ इथेन पर था। इथेन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे क्योंकि यहाँ तो पैंडेमिक का कोई क्योर नहीं था और दूसरी तरफ जैक्सन को टाइम मशीन में सिग्नल मिलता है कि कोई वापस आ रहा है। उसे लगता है कि वो इथेन ही होगा। तभी वो अपने गनमैन को कहती है कि जैसे ही इथेन बाहर आए उसे गोली मार देना। जैक्सन की लैब में ब्लास्ट होता है, पर जब वो वापस मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि इथेन ने बहुत सारे कीमती पेड़ पौधे भेजे थे जो कि बहुत साल पहले नष्ट हो गए थे और साथ में आर्ची जिसमें रिचर्ड के मर्डर का वीडियो भी था। इसके बाद जैक्सन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ इथेन क्रॉनिकल को नष्ट कर देता है और वादे के अनुसार उसकी वाइफ को सबसे पहले प्लांट्स दिए गए जिससे वो नेचुरल ऑक्सीजन ले सके। टाइमलाइन में बदलाव होने के कारण इथेन देखता है कि वहाँ जितने भी स्केलेटन्स थे वो सब गायब हो गए थे और आसपास का नजारा अब बदल गया था और अब शहर बहुत ही सुंदर और हरा भरा हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने सीखा कि पेड़ पौधे हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी है और हमें इनका कितना ख्याल रखना चाहिए। और हमें ये भी सीखने को मिला कि इंसानों को भी लालच नहीं करना चाहिए जैसे जैक्सन ने किया। इसलिए कहा जाता है कि लालच एक बुरी बला है। हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए और उनकी भी मदद करनी चाहिए, जैसे कि इस मूवी में रिचर्ड और उनके बेटे इथेन ने सारी दुनिया के लिए किया। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।